हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन में भी रूस की क्रांति यानी आप सभी 1917 की बोल्शेविक क्रांति या फिर 1917 की समाजवादी क्रांति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रूस की क्रांति क्या थी और साथ ही साथ रूस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, किन कारणों से या किन किन परिस्थितियों से जो रूस की क्रांति है वो शुरू हुई। आपके पेपर में इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1917 में, कब 1917 में रूस में क्रांति हुई। जो कि क्रांति क्यों हुई थी? यह क्रांति इसलिए हुई थी ताकि समाज में समानता, समाज में क्या लाई जा सके, समानता लाई जा सके, समाज में समानता लाई जा सके। इसीलिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, किसान हैं और मजदूर हैं या फिर दीनहीन स्थिति में हैं, उन सभी को निरंकुश सत्ता से क्या मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, या फिर निरंकुश सत्ता जो उनके ऊपर हावी है उनसे उन्हें आज़ादी मिल जाए, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार कम हो जाए। यही इन्हीं कारणों की वजह से जो है वो रूस की क्रांति हुई थी। तो सबसे पहली बात आपको ये पता चल गया कि रूस की क्रांति किन किन कारणों की वजह से हुई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये समानता के भाव को उत्पन्न करने के लिए इसकी क्रांति करवाई गई थी। तो रूस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, चलिए एक एक करके हम इन सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहला क्या कारण था? तो निरंकुश राजतंत्र या स्वेच्छाकारी शासन। रूस के अंदर जो 1917 में जो क्रांति हुई वहां पर जो राजतंत्र था, शासन का स्वरूप कैसा था? राजतंत्र था। और शासक कौन राज करते थे? तो ध्यान रखना है आपको, जार। ये एक तरीके से वंश के जो जार निकोलस प्रथम द्वितीय, इस तरीके से ये एक टाइटल था जो कि उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था नाम्स का। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे रूस के अंदर उस समय क्या थी? निरंकुश सत्ता थी। और वो जो निरंकुश सत्ता थी वो दैविक सिद्धांत पे थी। दैविक सिद्धांत का मतलब होता है कि जिसपे आपको ईश्वर ही चाहता है कि आप ही उसके क्या बनो, शासक बनो या राजा बनो, ऐसा माना जाता है। जिसका संचालन देखेंगे आप, या तो कुलीन, यानी कुलीन का मतलब होता है उस समाज के जो प्रभावशाली लोग होते हैं। वंशानुगत का मतलब होता है जो एक ही वंश के होते हैं। और आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है, कॉमा लगा देना आप। एक तो कुलीन, दूसरी बात वहां पर शासन का स्वरूप कैसा हो गया था? वंशानुगत। एक ही वंश के कोई मंत्री है तो एक ही वंश के मंत्री बन रहे हैं, एक ही वंश के राजा बन रहे हैं। और जो अमीर थे उस समय के, सामंत वर्ग थे उस जगह पर, जो प्रभावशाली लोग थे, वही शासन की पूरी बागडोर को संभाल रहे थे। तो आप इस चीज को भी अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे। तो वहां पर नौकरशाही भी कैसी थी? वंशानुगत थी और साथ ही साथ भ्रष्ट थी। भ्रष्ट होने का मतलब सिंपल सा ही है कि राजा वहां पर जनहित के कार्य कम कर पाता था। इसके अलावा जनता का बहुत ज्यादा शोषण होता था, ये भी ध्यान रखना है। और जार निकोलस जो प्रथम है उसका शासनकाल, जार निकोलस जो प्रथम है उसका शासनकाल अपनी निरंकुशता की चरम पर था। निरंकुशता का मतलब है ऐसा शासन जो कि बुरा शासन था और शासन अच्छा वो नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। और इस वजह से जनता जो है वो काफी असंतोषपूर्ण थी, उग्र हो गई थी। राजा का क्या करने लगी थी? विरोध करने लगी थी। ध्यान रखना है, राजा का क्या करने लगी थी? विरोध, जिसे हम इंग्लिश में अपोज कह सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रीजन आपने ये देखा कि भाई जो है रूस की क्रांति का क्या कारण था, क्योंकि रूस की जो राजतंत्र था वो दोषपूर्ण था। आप ये भी हेडिंग बना सकते हो। वहां पर स्वेच्छाकारी शासन, शासक अपनी मर्जी से शासन करता था, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इसके अलावा फ्रांस की तरह यहाँ पर जो सामंत है या जो भी पदाधिकारी हैं उनके लिए विशेष पद की बात करें हम तो जो किसान थे उस समय या मजदूर थे उनको बिल्कुल ही अधिकारहीन बना दिया था। यानी मजदूर और किसानों को बिल्कुल राइट प्राप्ति नहीं थे। इन दोनों के दोनों को ध्यान रखना है, अधिकार प्राप्ति नहीं थे। और इस वजह से क्या है कि समाज का सबसे बड़ा हिस्सा था मजदूर और किसान।
तो इनको अधिकार ना देना सामाजिक विषमता को जन्म देता है, और इस सामाजिक विषमता के कारण ही हम देखते हैं कि जनता का असंतोष जो था वो काफी बढ़ गया, और जो है रूस की क्रांति जो है वो हो जाती है। इसके अलावा किसानों की दीनहीन स्थिति, किसानों की दीनहीन स्थिति क्यों हो रही थी? सबसे पहले ये कि इनके ऊपर कर का बोझ, इनके ऊपर कर का बोझ ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रूस में सर्वाधिक संख्या में, ज्यादातर संख्या में जो ऑक्यूपेशन था, जो क्रियाकलाप मनुष्य करते थे वो किसान करते थे, या किसानी कार्य था एकमात्र। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होना ये इनके लिए बहुत ज्यादा बुरी बात थी। जिस देश पे भी आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर देश में 100 लोग रहते हैं या 100% लोग रहते हैं, अगर उस देश की 67% लोग जो है जमीन पे कृषि कार्य से रिलेट करते हुए कार्य करती है, तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि समाज का कितना बड़ा हिस्सा परेशान था, और समाज के कितने बड़े हिस्से को शासन की विफलता का सामना करना पड़ रहा है। तो जो इनका विरोध है वो करना तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात बन जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई 1913 में, इसके अलावा 1913 में, 1905 में वहां पर लगातार सूखा पड़ा। सूखा पड़ने की वजह से उनकी जो फसलें थी खराब हुई, और फसलें खराब होने की वजह से भी उनको कोई भी उपयुक्त उनके लिए कुछ कार्य नहीं हुआ। तो ये भी कॉन्सेप्ट बन जाता है किस चीज के लिए, इनकी स्थिति की खराब होने की वजह। इसके अलावा हम बात करेंगे मजदूरों के लिए, वहां पर जो है कार्य का कुछ घंटे निर्धारण नहीं था। कई फैक्ट्रियां ऐसी थी जहां पर उनपे बहुत ज्यादा कार्य करवाया जाता था, कई जगह ऐसी थी जहां पर न्यूनतम जो अमाउंट है कि अगर आप एक दिन पूरा 8 घंटे काम करते हो तो आपको 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ये फिक्स होगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, और इसीलिए इन सुविधाएं ना होने के कारण भी ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इन सब के चलते किसान मजदूर वर्ग क्या है, धीरे धीरे विद्रोह की भावना इनके बीच में जगने लगती है, और विद्रोह की भावना जगने के कारण ही हम ये देखते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने पहले क्या देखा, सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि भाई राजतंत्र में कमी थी या शासन तंत्र में कमी थी। दूसरा, किसानों की बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई। एक पॉइंट हमने ये भी देखा कि सामाजिक आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि श्रमिकों की निम्न दशा है। श्रमिक का मतलब होता है उस देश के जो मजदूर है, उस देश के जो भी मजदूर है, मजदूरों की भी निम्न दशा थी। तो रूस में औद्योगिकरण जो है वो देरी से हुआ, और औद्योगिकरण देरी से होने की वजह से क्या है कि उस पर ज्यादातर जो स्वामित्व है, जो ज्यादातर जो है वो सामंतों के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया? सामंतों के हाथों में चला गया, और इस वजह से वहां पर मजदूरों का ज्यादा शोषण होने लगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे खराब होने लगी थी, और अर्थव्यवस्था के खराब होने के कारण जो है जो विदेशी पूंजी निवेश है वो बहुत कम होने लगा धीरे धीरे। अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से हर एक व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ अपने मुनाफे की ओर ध्यान देता था, जिसकी वजह से श्रमिकों को अत्यधिक शोषण हुआ, श्रमिकों का बहुत ज्यादा लाभ उठाया जाता था, और इस वजह से हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखते हैं। मजदूरों के लिए यहाँ पर कार्य जो है वो भी निर्धारित नहीं थे, मजदूरों के लिए टाइम भी फिक्स नहीं था कि भाई इतने देर आप काम करोगे तो इतनी सैलरी मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया। और प्रजातंत्र जो दल थे उन्होंने क्या किया, संगठित क्रांति के लिए उन्हें धीरे धीरे तैयार किया गया कि भाई आप लोग भी क्या करिए, क्रांति कीजिए। और प्रजातंत्र दलों ने, प्रजातंत्र दल का मतलब होता है लोकतांत्रिक दल, दो उस समय की जो पार्टियां थी उन सब ने इनको तैयार किया। इसके अलावा वहां पर क्या है कि समाजवादी विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था उस समय। आपको ध्यान रखना है दो विद्वानों के नाम, एक तो लैलिन, एक है ट्रास्टस्की। इन दोनों का नाम, ये दोनों प्रमुख नेता के रूप में है जो वहां पर साम्यवाद के विचार को बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। और वहां पर अगर जो 1917 की क्रांति भी हुई थी 1917 की, तो 1917 की ये कौन सी क्रांति थी? तो ये समाजवादी क्रांति ही थी ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके बाद में समाजवादी क्रांति का दल, इन्होंने ये आश्वासन दिया कृषकों को भी, साथ ही साथ मजदूरों को भी कि भाई आप लोग अगर हमें चुनेंगे तो हम आप लोगों के लिए कार्य करेंगे। और उनके बीच धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई, राजा से ज्यादा लोग बाग इन पे भरोसा करने लगे, और धीरे धीरे इनका जो समाजवादी पार्टी थी इनके साथ वो धीरे धीरे जुड़ने लगे। इन्होंने मजदूरों की भी हित की बात करी, इन्होंने किसानों की भी, कृषकों की भी हित की बात करी, और धीरे धीरे इन्होंने एक ऐसा
समाजवादी विचारात्मक रूप प्रस्तुत किया जिसमें ना कोई जाति का भेदभाव, ना कोई धर्म का भेदभाव, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। साथ ही साथ जार निकोलस वहां का जो शासक था वो रूस की जाति पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा अत्याचार करता था और उसने रूसी जाति का रूसीकरण भी किया। अब रूसी जाति का रूसीकरण करने का मतलब क्या है? इसके अलावा वहां पर बहुत सारी ऐसी भी जातियां थी जो रूसी नहीं थे, तो उन पे इन्होंने क्या किया? जबरदस्ती टॉर्चर करने की कोशिश करी और उन्हें जबरदस्ती रूसी धर्म प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी। बौद्धिक भूमिका के अंदर जो उस समय के विद्वान थे, तो उनके विचारों से भी जनता बहुत ज्यादा, जो पाठक वर्ग थे वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुई, वो आकृष्ट हुई इस ओर। उन्होंने ये चीज जाना कि भाई हमें एक चीज तो जरूर करनी चाहिए, कि क्या हमें एक चीज जरूर करनी चाहिए कि हमें ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जो हमारे देश को गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसीलिए उस समय के विद्वानों ने अपने जो लेख लिखे, उन लेखों में सरकारों की बहुत आलोचना करी, सरकार की बहुत कमी दिखाई थी। और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, इसको एक विकल्प के रूप में देखा। समाजवादी पार्टी को एक क्या करके देखा? विकल्प के रूप में। और विकल्प के रूप में देखने की वजह से ही इसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया कंपेयर टू देम, उनकी जगह पर, है ना। यहाँ पर तो एक तो गॉर्की है और आपका जो है ट्रास्टॉल्य जो है, इसको ट्रास्टस्की भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो इन्होंने अपनी द पहर नामक बुक भी है, उस पर भी लोगों को राष्ट्रवादी भावना चेतना लाने की कोशिश करी। ये जितने भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन पॉइंट्स को जरूर लिखे, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी है। बाकी यहाँ पर ये इसके अलावा भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर हम बात करें, ट्रास्टस्की ने और भी बुक्स लिखी थी, इसका नाम था वॉर एंड पीस। इसकी रचना करी जिसके जरिए जनता के मन में सम्मान की भावना धीरे धीरे जगनी शुरू हुई। रूस और जापान का युद्ध, तो रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में, जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे कब्जा लिया, तो उस समय रूसी सेना भी उनसे भिड़ी। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जब जापान ने चाइना पे कब्जा किया तो रूस को ऐसा लगा कि शायद ये अब मुझ पे भी हमला कर सकता है और मुझे अपनी सुरक्षा को बहाल करने के लिए या जापान के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि चाइना से जब इसका वॉर हो रहा है तो ये क्या है? थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन उसे ये इस बात का असल में अंदाजा नहीं था कि सच में रूस की जो प्रजा है इसकी चाल इसी पे उल्टी पड़ जाएगी और रूस की जो प्रजा है, जो है रूस की जो सेना है, वो खुद ही हार जाएगी। इससे राजतंत्र जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। जनता के मन में राजा के प्रति एक छवि बैठ गई कि राजा जो है हम लोगों के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, और ये ही राजा है जिसकी वजह से हमारी जो है ये निम्न स्थिति है। और धीरे धीरे पीड़ित जो जनता थी वो जार के विरुद्ध में खड़ी हो गई। सामाजिक, आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक, इन सभी कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने क्या किया? ड्यूमा, 1905 में ड्यूमा। एक देखो, जो रूस की क्रांति 1905 में भी बहुत ज्यादा खूनी रविवार, मैं इसके बारे में कभी आप लोगों के लिए अलग से ही बात करूंगा। रूस की क्रांति के लेके अलग से टॉपिक भी बनाऊंगा, आप उन वीडियोस को भी देखना, उसके अंदर भी आप सभी के लिए क्लियर हो जाएगा। बाकी इन सब वीडियोस का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि एक ही जगह पर आप सीरीज वाइज सब चीज को देख सकें। तो वहां पर जब 1905 में जब हम वॉर हार गए, इन्होंने देखा कि अब जब 1905 में हम क्या कर गए? वॉर हार गए। तो वॉर हारने की वजह से 1905 में वॉर हारने की वजह से इन्होंने राजा से ड्यूमा बोलते हैं वहां की संसद को, ध्यान रखना है। आज भी ड्यूमा वहां पर किसका नाम है? वहां की संसद का नाम है। तो संसद से एक डिमांड करी कि क्या करते हैं, हम यहाँ पर जनता के लिए प्रजातंत्र लाते हैं। और प्रजातंत्र कैसे स्थापित होगा? प्रजातंत्र जब ही स्थापित होगा जब जनता के हित की कार्य होंगे। और जनता के हित के कार्य कैसे होंगे? जब संसद जैसी चीज आएगी जहाँ जनता अपने सरकार को या अपने लोगों को चुनकर भेजेगी। यहाँ पर राजा तो ऐसा है जो है तो राजा पर जनता के हित के लिए कार्य नहीं करता। रूस की जनता ने क्या है? पीटर्सबर्ग, यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग नाम पूरा आपको जानना है तो ध्यान रखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में शांतिपूर्ण रूप से एक जुलूस निकाला जिस पर गोलियां चला दी गई और जिसमें जनता बहुत ज्यादा उग्र हो गई थी, और जो गोलियां चलाई गई बहुत सारे लोग मरे थे। और इसके बाद ही जनता ने बहुत विरोध किया और ड्यूमा का गठन हुआ। खूनी रविवार यही वाली घटना थी, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ड्यूमा का अस्तित्व जैसे आया तो वो राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। कई बार वह इसको नष्ट कर दिया उसने, कई बार इसका सत्र ही नहीं लगता था। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है रूस में जो है पहले तो स्टार्टिंग में कर दिया था, उसको संगठन बना दिया, संसद बना दिया, लेकिन बाद में इसके सत्र नहीं लगने लगे। फिर जनता समझ गई कि राजा फिर दोबारा वही चाल खेलने लगा है। तो तत्कालीन कारण क्या था इसका? भाई रूस की क्रांति क्यों हुई थी?
तो रूस में साम्राज्यवाद के लाभ को लेने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी निभाई। यानी प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि रूस जो है मित्र राष्ट्रों के साथ इसीलिए शामिल हुआ ताकि युद्ध में जीत का सम्मान मुझे भी मिलेगा, लेकिन उसे कई सारी समस्याएं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसने अपनी रूस ने जो अपनी आर्मी भेजी, उस सैन्यों की जो भर्ती हुई थी वो बहुत ज़्यादा कम संसाधनों से थी और पर्याप्त मात्रा में उन्हें हथियार नहीं थे। उन्होंने ऐसा कहावत कहा जाता है कि रूस के जो उस समय के राजा थे उन्होंने अपनी भूखी नंगी सेनाओं को दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया। उन्हें ना ही वेतन दिया गया, ना ही उन्हें अच्छे हथियार दिए गए और इस वजह से जनता के मन में, सैनिकों के मन में भी सरकार के प्रति असंतोष जो है वो बढ़ने लगा। सो होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़, परिवहन संसाधनों की बात करें तो वो भी बहुत कम थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, संकट हो रहा था, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के कारण। रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल होना, ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, डाउनफॉल हो गई थी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। 1916 से 17 में भीषण अकाल पड़े, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गए, खाने के लिए प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से जनता का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ने लगा। छोटी छोटी चीज़ों की कीमतें बहुत आसमान छूने लगी और परिणाम स्वरूप रूस की क्रांति हुई और सोवियत संघ जो है 1917 में अस्तित्व में आया। 1916 से 1917 में जो पड़े भीषण अकाल के कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ और जनता जो है वो धीरे धीरे आकर्षित हुई और धीरे धीरे रूस की क्रांति जो है वो परिवर्तित हो गया। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप अगर इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दे दिए जाएंगे। मेरा नाम चंदन कुमार है। आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट के लिए आप हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे भी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।